Hello, my dear students. Welcome to yet another very interesting and fascinating session on our chapter electricity. Yes, I'm Yogesh, your today's physics tutor, and yes, my dear students, we are going to enjoy a lot today. Why? Because आज हम जो चैप्टर का जो सेशन आज हम रखने जा रहे हैं वो बेस्ड है ओम्स लॉ पे, माय डियर स्टूडेंट्स. यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओम्स लॉ. और ये ना कि सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड बल्कि रियल लाइफ में भी, एवरीडे लाइफ में भी आपको यहां और वहां सुनने को मिल जाता होगा कि व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाई इज दैट सो मच इंपॉर्टेंट, माय डियर स्टूडेंट्स. सो आई होप आपने लास्ट सेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, और अगर ऐसा है तो आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. यस, आई हैव अ लॉट टू टेल यू अबाउट द ओम्स लॉ. देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट आर रजिस्टर्स. Then we will try a lot of numericals based on the Ohm's law, my dear students. Yes, ताकि कंसेप्ट अपना अच्छे से क्लियर हो जाए. So कुछ बच्चों की डाउट्स आई होप वो जूम मीटिंग के थ्रू क्लियर हो गई हैं. और अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट किसी तरह की नहीं है. So yes, my dear students, doubts are must. अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपको सब कुछ क्लियर है या नहीं, इसका मतलब अगर आपको डाउट्स आती हैं, that means you are getting you are getting it understood. The topic is being more and more clear to you as you keep on getting the doubts, my dear students. लेकिन अगर ऐसा है कि आपको सेशन में कोई डाउट ही नहीं आई, इसका मतलब तो ये है कि जो टीचर ने पढ़ाया बस वो आपने एज इट इज रिसीव कर लिया, आपके दिमाग में बैठा लिया. लेकिन अगर आपको डाउट्स आ रही है, इसका मतलब आपने क्या किया? यस, उनको समझने की कोशिश की. Yes, my dear students. So I hope all of you are trying to, get it through. Yes, आप इस सारी चीजों को जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इनको यानी आप ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं अगर डाउट्स आ रही है तो. और yes, whenever there is a doubt, feel free to reach out to me. So now let us get started with our today's session, that is on Ohm's law, my dear students. Yes, so without any delay, yes, let me start it off for you all. स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन अपने लिए. सो सबसे पहले यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ओके, लेट मी चेंज अप्रोप्रिएट कलर. यस, सो लेट अस टेक दिस वन. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओम्स लॉ, माय डियर स्टूडेंट्स. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो आपने अब तक ये पढ़ा हुआ है कि भाई सर, जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, अब एक सर्किट में करंट कब चलता है? सर तभी चलता है ना जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं. यस सर. सो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से ऐसा क्या हो जाता है? सर चार्जेस पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगते हैं, जिसके कारण सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, यानी करंट चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना सर्किट के अक्रॉस मस्ट है, माय डियर फ्रेंड्स. यस सर, दैट इज द मस्ट थिंग. सो नाउ एक दिन क्या हुआ, अपने ओम सर अपनी लैब में थे, अपने फिजिक्स लैब में बैठे हुए थे और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ओके सर, क्या एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं उसकी एक बार जरा बात कर लेते हैं. उन्होंने क्या किया, एक सर्किट में जिस तरह यहां पे अपने पास एक कोई भी कंडक्टर या रजिस्टर है, उन्होंने ले लिया. हम सिंबल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और उन्होंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. यस माय डियर स्टूडेंट्स. और ओके सर, तो सर आपने स्विच तो लगाया नहीं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम स्विच वगैरह का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं. यस, अब हमें चीजें समझने से मतलब है. यस, अदरवाइज यहां पे लगाना तो स्विच भी है, की भी लगानी पड़ सकता है, रियोस्टेट भी लगाना पड़ सकता है, एमीटर भी, वोल्ट मीटर भी. बट आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. सो उन्होंने क्या देखा कि रजिस्टर लगा रखा है, ओके, और एक बैटरी लगा रखी है. ओके सर, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है. ओके सर. सो उन्होंने क्या देखा कि मैं आज ये नोट करके देखता हूं कि अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ा दूं तो उससे करंट पे क्या फर्क पड़ता है. तो एक बात बताइए, जब पोटेंशियल अप्लाई किया है तो करंट भी चलेगा सर्किट के थ्रू. यस सर, करंट तो चलेगा. ओके, तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का आप यूज करते हैं? सर एमीटर यूज करते हैं हम तो. यस माय डियर स्टूडेंट्स. सो ओम सर ने भी क्या किया, यहां पे एक एमीटर यूज कर लिया. ओके सर, तो यहां पे एक एमीटर यूज कर लेते हैं भाई. ओके, तो यहां पे एक एमीटर लगा लिया. एमीटर को हम हमेशा सीरीज में ज्वाइन करते हैं सर्किट में, जहां से सारा करंट पास हो रहा हो, ताकि वो एमीटर सारा करंट मेजर कर ले. क्यों यूज किया एमीटर? ताकि वो देख सके कि कितना करंट पास हो रहा है सर्किट में.
ओके, और कितनी वोल्टेज अप्लाई करने पे। यस माय डियर स्टूडेंट, सो एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ, एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया हमने। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। किस लिए सर? ताकि वो वोल्टेज को मेजर कर सके कि अब वोल्टेज कितनी हो गई है। सर वोल्टेज तो बैटरी पे डिपेंड करेगी कि जितने वोल्ट की वो बैटरी लेंगे उतनी ही वोल्टेज है सर। दूसरी बैटरी लेंगे तो और बढ़ा देंगे वोल्टेज, और ज्यादा वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी लेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगी सर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहते थे। हो सकता है बैटरी पे 30 वोल्ट लिखा हो और 30 वोल्ट ना हो पोटेंशियल डिफरेंस। यस, तो उन्होंने क्या किया, साथ में एक वोल्ट मीटर भी यूज कर लिया। यस, और यस माय डियर फ्रेंड्स हमें पता है वोल्ट मीटर हमेशा रजिस्टर या कंडक्टर के पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, रास्ते में नहीं करते कहीं पे। क्यों सर? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी हाई है, जिसके कारण वो करंट को सर्किट में से पास होने नहीं देगा, और इसलिए हम वोल्ट मीटर को कहीं बीच रास्ते में यानी सीरीज में ज्वाइन नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर को तो हमेशा पैरेलल में ज्वाइन करते हैं कंडक्टर के साथ। इज इट क्लियर? ये चीज आप लास्ट सेशन में सीख चुके हैं माय डियर स्टूडेंट, सो आई होप दैट इज क्लियर। सो सर वोल्ट मीटर को हमने रजिस्टर या कंडक्टर के साथ पैरेलल में ले लिया। यस, सो अब वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी बैटरी के पॉजिटिव के साथ, यस सर, वोल्ट मीटर का नेगेटिव भी बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, अपना सर्किट बिल्कुल सही है सर। अब उन्होंने क्या किया, ओम सर ने देखा कि जब मैं कोई पार्टिकुलर वैल्यू पोटेंशियल की अप्लाई करता हूं तो करंट की कोई ना कोई वैल्यू पार्टिकुलर आती है। ओके सर, तो उन्होंने देखा कि जब मैं 10 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो कुछ ना कुछ करंट आता है। एमीटर में देख लिया, 20 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो कुछ और करंट आता है, 30 वोल्ट अप्लाई करता हूं तो कुछ और करंट आता है, और वो उस करंट को नोट करते गए एक टेबल में। सो आइए एक बार वो टेबल बना लेते हैं जो ओम सर ने वहां पे यूज की थी माय डियर स्टूडेंट्स। या सो लेट अस मेक दैट टेबल ओवर हियर, लाइक लेट अस से दिस इज one line, okay sir, this is other line, okay, and this is the next one, okay sir. So now my dear friends, ओम सर ने क्या किया, यहां पे ये टेबल बना ली और उस टेबल में एक जगह पे V को नोट करना स्टार्ट कर दिया। इस टेबल में उन्होंने क्या किया, एक जगह पे तो V को नोट करना स्टार्ट कर दिया, यानी पोटेंशियल जितना अप्लाई किया, और एक जगह पे उन्होंने नोट करना स्टार्ट कर दिया I को, यानी करंट कितना आया। ओके सर, सो उन्होंने पहले अप्लाई किया 10 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल। ओके सर, सो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग शो करेगा सर, 10 वोल्ट। ओके, सो जब 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ओके, जब 0 वोल्ट था तो क्या करंट आएगा इसमें? नहीं सर। सो जब पोटेंशियल 0 था तो करंट भी 0 होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है सर, बोलने की जरूरत ही नहीं है। यस, सो अब क्या किया, 10 वोल्ट पे उन्होंने देखा 10 वोल्ट अप्लाई करते ही करंट चलना स्टार्ट हो गया, और एमीटर की रीडिंग, एमीटर की नीडल 2 एम्पियर पे थी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके सर, यानी 10 वोल्ट अप्लाई करने पे सर कंडक्टर के थ्रू, इस रजिस्टर के थ्रू 2 एम्पियर करंट चलने लग गया। ओके सर, सो देन अब ओम सर ने क्या किया लैब में, उन्होंने यही देखना था कि मैं करंट को, वोल्टेज को कितना ज्यादा बढ़ाऊं तो करंट कितना बढ़ता है या घटता है वोल्टेज बढ़ाने पे। सर एक बात तो पक्का है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा होगा सर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है, एक ये है, दोनों सेम हाइट पे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्या कोई चीज इस तरफ से इस तरफ जाएगी? नहीं सर। लेकिन अगर आप इसको हाई ले लोगे, इसको लो, अब पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में, तो अब यहां पे कोई चीज है वो नीचे की तरफ जाएगी ऐसे। यस, सो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो फ्लो आता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आएगा। तो ये हमने करंट ले रखा है एम्पियर में, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ले रखा है वोल्ट में। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको रिमेंबर रखना, याद रखना। सुनाओ, अगर उन्होंने इसको 20 वोल्ट कर दिया तो अब देखा एमीटर में रीडिंग 4 एम्पियर हो गई है। ओके सर, यानी अगर मैं वोल्टेज को 10 से 20 कर दूं तो करंट मेरे पास 2 से 4 एम्पियर हो गया। ओके सर, ठीक है, ये भी नोट कर लिया ओम सर ने। अब उन्होंने क्या किया, इसको 30 वोल्ट कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। ओके सर, तो देखा एमीटर में रीडिंग, ये सारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ये हम वो नोट करते जा रहे हैं जो उन्होंने नोट किया होगा वहां पे। ओके सर, सो नाउ दिस इज 30 वोल्ट,
ठीक है सर, और करंट आया 6 एम्पियर एमीटर में, मींस सर्किट के थ्रू 30 वोल्ट अप्लाई करने पे 6 एम्पियर चलने लगा। अब जब उन्होंने इसको 40 वोल्ट कर दिया तो करंट 8 एम्पियर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। ओके सर, सर करना क्या चाह रहे हो ये सब करके? वो तो देखेंगे भाई, इस टेबल को घूरेंगे पूरा बना के और फिर कुछ रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो सर इसके बाद जब पोटेंशियल 50 वोल्ट कर दिया तो सर करंट कितना हो गया? तो देखा एमीटर में रीडिंग है 10 एम्पियर। सो जब 50 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट मीटर में रीडिंग 50 वोल्ट है बढ़ाने के बाद, सो एमीटर में रीडिंग 10 एम्पियर है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके सर, सो नाउ अब हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि अपनी टेबल कंप्लीट हो गई है सर। यस, सो दिस इज आवर टेबल एंड इट गॉट कंप्लीटेड नाउ। सो अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, ध्यान से घूरिए सारे और देखिए क्या कंक्लूजन आप निकाल पा रहे हैं यहां से। सर कंक्लूजन तो यही है कि सर जब हमने देखा कि पोटेंशियल डबल हुआ तो करंट भी सर डबल हो गया। ओहो यस, यही काम की बात है माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो ओम्स लॉ है, यही तो सर ने ऑब्जर्व किया और यही तो वो बताया उन्होंने, ओम्स लॉ बना दिया इसके बेस पे। जब देखा कि पोटेंशियल अगर मैं ट्रिपल करता हूं 10 से 30 तो करंट भी देखा कि ट्रिपल हो रहा है, 2 3 जा 6। और जब सर पोटेंशियल अप्लाइड 4 टाइम्स था तो देखा करंट भी 4 टाइम है। अरे सर, और जब पोटेंशियल 5 टाइम्स कर दिया इनिशियल का तो करंट भी 5 टाइम्स हो गया। यानी सर जिस अमाउंट में वोल्टेज बढ़ाई उसी अमाउंट से करंट बढ़ जाएगा। अरे सर क्या बकवास बोल रहे हो, मैथ हमने भी पढ़ा है, उसी अमाउंट से नहीं सर। देखना पोटेंशियल तो सर 10 बढ़ा दिया, 10 to 20 कर दिया, पोटेंशियल तो 10 बढ़ा दिया, जबकि करंट तो 2 ही बढ़ा है, 2 ही बढ़ा है। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स वी कैन नॉट से दैट पोटेंशियल एंड करंट इंक्रीजेस इन द सेम अमाउंट, नो, बट इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई डबल कर दिया तो करंट जनरेटेड भी डबल हो गया थ्रू द कंडक्टर। जब आपने पोटेंशियल को 5 टाइम्स कर दिया सो करंट जनरेटेड भी 5 टाइम्स हो गया। मींस पोटेंशियल और करंट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं और घटते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यानी आप पोटेंशियल को 2 गुना करोगे तो करंट भी 2 गुना। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सेम अमाउंट में नहीं। यस सर, यहां और यहां के बीच 20 का इंक्रीज है पोटेंशियल में, लेकिन करंट का तो यहां और यहां पे 4 का ही इंक्रीज है। यस, सो नॉट इन द सेम अमाउंट बट इन द सेम प्रोपोर्शन। अब माय डियर स्टूडेंट्स अगली बात, अगर ये सब तब पॉसिबल है जब टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट रखा गया। क्या रखा गया? टेम्परेचर वाज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। यानी आप बोल सकते हैं फिजिकल कंडीशंस उस लैब की कांस्टेंट थी माय डियर स्टूडेंट्स। यानी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा। सर उससे क्या फर्क पड़ता? अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स तब वोल्टेज के डबल करने पे करंट डबल नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, नॉट एग्जैक्टली डबल। यस, सो करंट एग्जैक्टली डबल तब नहीं होता। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने क्यों कहा टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है? यस, मैं इस पे फिर से आऊंगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसी के बारे में कि व्हाई टेम्परेचर इज टेकन कांस्टेंट। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना किसी कंडक्टर का तो चार्जेस का उसके थ्रू चलना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। यानी करंट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ पाता जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं या पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि टेम्परेचर आपको कांस्टेंट लेना। आई होप क्लैरिटी मिल ही गई है और मिल जाएगी जब हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे या फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ वी गो टू नो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। यस, इसी टेबल के हिसाब से हम बता देंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। सो हाउ टू डिफाइन ओम्स लॉ? सर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current flowing through a circuit will be directly proportional to the potential difference applied across the ends of a conductor। एक कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, एक कंडक्टर के एंड्स ये वाले हैं, इसके अक्रॉस आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट इस कंडक्टर के थ्रू चलेगा। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर I flowing through a conductor will be directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor
कीपिंग दी फिजिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। आई होप ये अब क्रिस्टल क्लियर होगा आप सबको, आई होप। लेकिन सर डिफाइन करने के लिए तो ये है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन पहले कौन आया? पहले V आया या I आया? सर I तो तब आया जब V आपने अप्लाई किया, तो पहले कौन आया? सर V अप्लाई करना पड़ा, तब जाके सर्किट में करंट आया है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, जबकि हम इसको लिखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्लीज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स। सो मैथ थ्योरेटिकली तो ये बोलेंगे, सो दिस इज थ्योरेटिकली। जब हम थ्योरेटिकली ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये बोलेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। यस, लेकिन जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे, यस, चलिए आगे चलते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं ओम्स लॉ का। यस, सो विदाउट एनी डिले, सो नाउ लेट अस राइट इट एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द ओम्स लॉ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके सर। सो मैथमेटिकली देखते हैं ओम्स लॉ क्या बोलता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो मैथमेटिकली तो ये हुआ ना कि सर पहले V अप्लाई किया था, फिर I आया है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यस सर। सो अब हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जो है ये हटेगा जब, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और इक्वल टू का साइन आएगा। Yes, I hope it is quite clear to all of you. And if that is not clear, आपको कोई भी चीज जहां पे क्लियर ना हो वो टाइम नोट कीजिए। जब आप लेक्चर देख रहे हैं वो टाइम नोट कीजिए, कितने टाइम पे आपको डाउट है, और कमेंट्स में लिख दीजिए, या फिर 9729856173 पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर लास्ट में सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सेशन के लास्ट में आप जूम मीटिंग भी मेरे साथ शेड्यूल कर सकते हैं ताकि मैं सारी डाउट्स आपकी ऑनलाइन ले सकूं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है I, और साथ में क्या आएगा? एक कांस्टेंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स। सर अब ये कांस्टेंट क्या है? उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर के थ्रू आपने करंट फ्लो कराया है I, V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, उसका रेजिस्टेंस होता है ये कांस्टेंट। ओके सर, यानी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है सर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके घर में छत पे जो पंखा लगा है उसका रेजिस्टेंस फिक्स है। सर ये रेजिस्टेंस होता क्या? आप काफी देर हो गई आपको बोलते हुए रेजिस्टेंस। अरे यार सिंपल सी बात है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? किसी भी कंडक्टर के थ्रू हम करंट पास करते हैं तो वो थोड़ा बहुत उसको अपोज जरूर करता है। यस, क्योंकि उस करंट ने कंडक्टर को डिस्टर्ब किया है, तो उसको नहीं है पसंद करंट का अपने थ्रू जाना। यस, अब किसी कंडक्टर को कम पसंद है, किसी को ज्यादा पसंद है। यस, तो कोई कम विरोध करेगा करंट के अपने थ्रू, कोई ज्यादा विरोध करेगा। सो जो कंडक्टर कम विरोध करता है करंट का अपने थ्रू पास होने का, उसका रेजिस्टेंस कम है, और जो ज्यादा विरोध करता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपने थ्रू करंट को पास ही नहीं होने देता, यानी प्लास्टिक का रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। सिल्वर है, सिल्वर तो इजीली अपने थ्रू करंट को जाने देगा, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत कम है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर which tells us how much it will oppose the flow of current through it. Yes, please take a note of it my dear students. पॉज कीजिए, वीडियो को नोट डाउन कीजिए इस डेफिनेशन को। सो हमें पता चल गया रेजिस्टेंस तो सर एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, एक सैंपल की। यस, प्रॉपर्टी एक कंडक्टर की, सिंपल। सो प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल सैंपल वी कैन से, प्रॉपर्टी ऑफ ए सैंपल which tells us how much it will oppose or how much it will oppose the flow of current through it. Yes my dear students. So now आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं my dear students. So yes, so what is resistance? Sir, R is equal to resistance of a circuit is equal to V over I. Yes, क्योंकि सर यहां से पता चला V is equal to I into R. R से हम शो करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट को. So now we got to know R is equal to V over I my dear students. So ये सर यहां पे यानी सर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? V की यूनिट वोल्ट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है,
Yes, sorry, let me write it again. Yes, so not capital A, my dear friends, please remember it. So yes, करंट की यूनिट एम्पियर होती है. सो सर यानी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर, माय डियर फ्रेंड्स. आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सो सर इस वोल्ट पर एम्पियर को ही, माय डियर स्टूडेंट्स, वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम सर की रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस की यूनिट का नाम ओम रख दिया. यस, so this is known as ohm. Yes, my dear friends, so what is SI unit of resistance? Sir, ohm. And what is ohm? Volt per ampere. Yes, please remember it, my dear friends. So now sir, ओम को सर डिनोट कैसे करते हैं? जैसे पोटेंशियल को वोल्ट को V से करते हैं, एम्पियर को कैपिटल A से करते हैं, सो वैसे ही सर ओम को कैसे डिनोट करते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले ना पूरी फिजिक्स ऐसा माना जाता है कि ग्रीक लेटर्स का यूज करके ज्यादा डिनोट की जाती थी. यस, तो ग्रीक लेटर्स में ओमेगा एक साइन है जिसको हम ऐसे शो करते हैं. दिस इज ओमेगा, माय डियर स्टूडेंट्स. यस, so this is omega, a Greek letter which is used to represent unit of resistance, that is ohm. So what is the symbol to denote ohm? Sir, symbol to denote ohm is this. Yes, I hope it is quite clear to all of you. Please remember this. So now how to find the resistance of a circuit? एक काम कीजिए, एक कंडक्टर है आपके पास, उसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? उस कंडक्टर के थ्रू करंट पास कीजिए. कैसे होगा? सर पोटेंशियल अप्लाई करके. ओके, सो सर्किट में वोल्ट मीटर लगा दीजिए और एमीटर लगा दीजिए. सो दोनों की रीडिंग नोट कीजिए और वोल्ट मीटर की रीडिंग को करंट की रीडिंग से डिवाइड कर दीजिए, रेजिस्टेंस आ जाएगा. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दैट इज वेरी इजी, माय डियर फ्रेंड्स. अब बात करते हैं कि आर डिपेंड किस पे करता है. यस, कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है. सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड and talk about the factors on which resistance depends. लिखना आपने resistance depends, my dear students. So प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे कौन कौन से फैक्टर है. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. एक बात बताइए, R इज इक्वल टू V ओवर I है. सो क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है? सर फार्मूले में तो है पोटेंशियल, तो सर पोटेंशियल पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं. करता, माय डियर स्टूडेंट्स. क्यों नहीं करता? क्योंकि मान लिया पोटेंशियल 10 वोल्ट था, ओके, और करंट एक सर्किट के थ्रू 2 एम्पियर था, तो बताइए उसका रेजिस्टेंस कितना है? सर उसका रेजिस्टेंस V ओवर I, V बाई I, सर 5 ओम हो गया. यस, और बताओ अगर मैं पोटेंशियल डबल कर दूं, माय डियर स्टूडेंट्स, 20 वोल्ट कर दूं, तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा? सर V ओवर I 20 बाई 2, नोट 2. जब मैंने पोटेंशियल को डबल किया तो साथ में करंट भी तो डबल हो गया, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. सॉरी, 4 एम्पियर. यस सर, सो पुट इट हियर. फिर से कितना रहा रेजिस्टेंस? सर 5 ओम ही रहा. यानी रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का डिपेंड नहीं करता पोटेंशियल पे या करंट पे. ओके सर, बट करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे. रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू. यस माय डियर स्टूडेंट्स, बट पोटेंशियल, सर पोटेंशियल डिपेंड करता है क्या इस पे और इस पे? वो तो किसी पे ही नहीं करता. तो पोटेंशियल तो ना ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता, ना ही करंट पे. अरे पोटेंशियल तो आपकी बैटरी पे डिपेंड करता है. आप 30 वोल्ट की लगाओगे कंडक्टर पे बैटरी, या 50 वोल्ट की लगाओगे, या 100 वोल्ट की, आपकी मर्जी है. वो R पे या I पे डिपेंड नहीं करता. तो सर करंट किस पे डिपेंड करेगा? करंट डिपेंड करता है V पे. जितना ज्यादा V अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट आएगा, ओम सर ने बोला. और डिपेंड करता है R पे. जितना ज्यादा R होगा I उतना ही कम होगा. यस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि R तो है ही अपोजिशन टुवर्ड्स करंट. जितनी ज्यादा अपोजिशन होगी उतना ही करंट कम फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू. आई होप आपको मजा आ रहा है. ये सब चीजें विद एग्जाम्पल सीख के ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी जब आप न्यूमेरिकल्स इन पे बेस सीखोगे, माय डियर फ्रेंड्स. सो हमने यहां पे सीखा कि सर ये तो क्लियर है कि R, okay, that R do not depend upon which color should I choose. Yes, let us take this black one. So R,
Okay, this is not contrasting at all, so let us change it. So we will be using, okay, this is good to go. So now r depends, do not depend, r do not depend upon v और I, none of them. Okay sir, it is clear. So sir, किस पे डिपेंड करता होगा ये? So my dear students, जब आपका फैन बनाया मिस्त्री ने या जिसने भी बनाया, मैन्युफैक्चरर ने, जो भी कंपनी का आपका फैन है, जिसने भी बनाया, उसने डिसाइड किया कि मैं फैन को बनाते टाइम मैं सिल्वर वायर यूज करूं या कॉपर वायर यूज करूं या एल्यूमिनियम वायर यूज करूं, तब डिसाइड हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एल्यूमिनियम अलग अमाउंट में अपोज करता है करंट को अपने थ्रू, यस, और कॉपर अलग अमाउंट में करता है, सिल्वर अलग अमाउंट में अपोज करता है. सो अब डिपेंड हुआ ना आपके सर के, आपके फैन का रेजिस्टेंस किस पे, कि भाई किस मटेरियल का वायर उसने यूज किया है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो R depends upon material of the conductor, my dear students. Yes, material of conductor. And what are the other things on which it depends? It do not depend upon V or I. Yes, so it depends upon, my dear students. वैसे तो हम ये चीज रजिस्टिविटी में पढ़ने वाले थे कि और किन चीजों पे डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है आपके कंडक्टर के डायमेंशंस पे. कैसे सर? अगर आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो कंडक्टर में से करंट चार्जेस आराम से पास हो सकेंगे. यस सर, जैसे देखिए ये आपका कंडक्टर था माय डियर फ्रेंड्स, सो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी बड़ा है तो आराम से चार्जेस ऐसे पास हो जाएंगे, यानी इसका रेजिस्टेंस कम होगा माय डियर फ्रेंड्स. सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस ये वाला पाइप, ये पाइप आपकी तरफ फेस है पाइप का, सो ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स. ये जितना ज्यादा होगा चार्जेस उतना ही आसानी से निकलेंगे. अरे आप भीड़ी गली में और एक खुली गली है, किसमें चलना आसान है? काफी सारे लोगों का, 100 लोग एकदम से आगे गली में, तो बताओ गली खुली होगी तो आराम से चलेंगे ना. यस सर, तो गली का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस गली का उतना ही कम, यानी उतना ही चलना चार्जेस का आसान गली के थ्रू. यस सर, सो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माय डियर फ्रेंड्स, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम. ये चीज हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, अभी इंट्रोड्यूस करा दिए क्योंकि फैक्टर्स पढ़ने लगे थे. और किस पे डिपेंड करता है सर? अब इस गली को मैं जितना लंबा बनाऊंगा ये क्रॉस सेक्शनल उतना ही कम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. यस सर, तो इस पाइप को मैं जितना आप खींचूंगा उतना ही भीड़ा होता जाएगा, तंग होता जाएगा. यस, सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसको खींच दूं सो अब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन रास्ता तंग हो गया. अब ये इनको क्या चलना पड़ेगा? पास पास सर, इनके कंधे आपस में भिड़ते चलेंगे, एक दूसरे से गुस्सा उठेगा, गुस्सा बढ़ेगा तो खून खराबा होगा, खून खराबा होगा तो करंट का चलना मुश्किल होगा. यानी यस माय डियर फ्रेंड्स, यानी सर रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी. यस, so my dear friends, please remember these are the factors on which it depends. Resistance depends upon the material of the conductor. It also depends upon area and length. It increases with increase in length of the conductor, decreases with increase in area of the conductor, my dear friends. I hope it is quite clear to all of you. तो सर इनसे मिलके क्या बना वो कल पढ़ेंगे. व्हाट इज रेजिस्टिविटी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स. और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? R depends upon temperature also. More the temperature of a conductor, more will be its resistance. So resistance of a conductor increases with increase in temperature, my dear students. Yes, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा सर्किट के थ्रू सेम पोटेंशियल पे. सो नाउ अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं. अब रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. कुछ फार्मूलाज तो आपको क्लियर हो गए हैं मेरे ख्याल में. R is equal to V over I. So now अब आगे चलते हैं और अब इंपॉर्टेंट फेज आ गया है, कृपया ध्यान से सुनिएगा. यस 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 यस. सो नाउ लेट मी क्लियर इट ऑल. यस, सो अपने पास ये टेबल है. ओके सर, सो माय डियर स्टूडेंट्स इस टेबल में, यस जस्ट वेट,
इस टेबल में ना हम देख पा रहे हैं वी और आई की रीडिंग्स हैं। यस सर, रीडिंग्स है। क्या मैं इन रीडिंग्स को देखते हुए ग्राफ बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं सर। तो चलिए इनको देख के ग्राफ बनाते हैं, जिसका यूज करके फिर हम एक और, यस माय डियर फ्रेंड्स, एक और रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। मैंने क्या किया, एक लाइन यहां पे ड्रा कर ली, ओके सर, और एक लाइन यहां पे ड्रा कर ली, ओके सर, और इस लाइन पे मैंने नीचे वाली लाइन पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लिया या करंट ले लो, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मैंने इस लाइन के इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल को शो किया वाई एक्सिस पे, और आई मैंने शो कर दिया एक्स एक्सिस पे। ओके सर, सो इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर इन दिस डायरेक्शन, वोल्टेज इज इन दिस डायरेक्शन। सो पोटेंशियल की वैल्यूज ले लेता हूं 10 वोल्ट, ओके सर, एट द सेम डिस्टेंस there will be 20 volt, at the same distance 30 volt, at the same distance 40 volt. Okay, so 20, 30 and 40 volt. So similarly मैंने इस तरफ भी 2, 4, 6, 8, 10 ले लिए, 2, 4, 6, 8 and 10. Okay, so 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 8 ampere, 10 ampere. अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं, so 2 and 10 कहां पे मीट करते हैं सर? 2 and 10 आर मीटिंग एट ए पॉइंट, this one. Yes my dear students, at this point, yes sir, this is 10, this is 2. Yes, so now 20 and 4 कहां पे मीट करते हैं सर? 20 and 4 both of them are meeting at this point. Okay, so now 30 and 6, so my dear students, 30 and 6 are meeting at this point. Okay sir, so now 40 and 8, so 40 and 8 my dear students, yeah, so they are meeting at this point. So now ये पॉइंट है सर, अगर मैं सबको मीट करा दूं तो मेरे पास कैसी लाइन आएगी? यस 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 यस, सो लाइन विल बी लाइक, अब सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो अपने पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज नियरली, यू नो, हम बोल सकते हैं कि भाई ये लगभग लगभग मीट कर रहे हैं सारे पॉइंट्स। यस, सो just wait, so now my dear friends, we can say that it was over here. Yes, so 2 was here. Yes, so now this is a straight line my dear friends. आप जब भी V versus I ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके सर, सो सर इससे क्या फायदा हुआ अपना? तो आपने मैथ में एक वर्ड सुना होगा स्लोप। यस सर, सुना तो है। तो स्लोप क्या होती है ग्राफ की? सर स्लोप ऑफ ए ग्राफ इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। सो वी नो दैट स्लोप ऑफ ए ग्राफ इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है? पोटेंशियल। So change in potential my dear friends divided by change in electric current on x-axis, yes, means delta I, that will give us the slope of this graph. So sir, तो क्या हुआ? और वो टेंजेंट थीटा की इक्वल होगी, तो सर तो क्या हुआ? So my dear friends, एक बात बताइए, V over I क्या होता है? सर V over I तो रेजिस्टेंस होता है, यानी स्लोप ऑफ V versus I ग्राफ always gives us resistance of the conductor my dear students। आप एक कंडक्टर के लिए V और I की रीडिंग्स नोट करते हैं और एक ग्राफ ड्रा करते हैं, तो उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो आपको क्या देगी? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर my dear students। सर ये टेंजेंट थीटा वाला और बता दो एक बार कैसे निकालें? सर यानी स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, मींस टेंजेंट थीटा भी आपको R की वैल्यू दे देगा। यस my dear students, so this is the theta, दिस इज थीटा। अगर ये थीटा आपको पता है, हालांकि आपको क्वेश्चंस इस तरह के नहीं आएंगे, ये गारंटी है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए वो थीटा दे दे आपको इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ, देन टेंजेंट ऑफ दिस थीटा विल आल्सो गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर माय डियर स्टूडेंट्स। सो यस, सो नाउ अगर वो आपसे पूछने लग जाए कि एंगल क्या होगी, यस एंगल क्या होगी इस लाइन की अगर ये V और I की वैल्यूज हैं, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सर R निकाल लेते हैं इस टेबल में। सो रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस होता है सर V ओवर I। सो इस केस में V ओवर I कितना है? 10/2, यानी रेजिस्टेंस कितना है?
5 ओम, यहाँ पे 20/4, सर ये तो हर बार सेम आएगा। यस, 30/6 5 ओम, 40/8 5 ओम, 50/10 5 ओम। यानी सर इस कंडक्टर का जिसके लिए आपने ड्रा की है उसके लिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मींस दैट इज इक्वल टू 5 ओम। यस, सो सर ये थीटा कितना हुआ? सो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5। ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये सब, और ये सब आपको क्वाइट क्लियर अब हो गया होगा कि कैसे आपने ग्राफ ड्रा करना है, कैसे ग्राफ आपको स्लोप बताता है, ओम्स लॉ आपको क्या बताता है। आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक ऐसी कंडीशन में हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टिविटी के क्वेश्चंस आपको अभी नहीं उठाने, रजिस्टिविटी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो नाउ लेट अस ट्राई सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ माय डियर स्टूडेंट्स। सर एक बात नहीं समझ में आई, अगर मैं इस कंडक्टर, मान लिया ये कंडक्टर मेरे पास टीवी था, अगर मैं इसकी बजाय फ्रीज ले लूं तो क्या होगा सर? सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीज ले लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। यस सर, सो फ्रीज में 2 एम्पियर करंट ना चल के हो सकता है 1 एम्पियर चले, हो सकता है सर। सो 1 एम्पियर चलेगा, और जब आप वोल्टेज को डबल कर दोगे तो करंट भी डबल यानी 2 एम्पियर हो जाएगा, ट्रिपल करोगे 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। सो इस तरह से अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सर उसके लिए फिर ग्राफ कैसे आएगा? सो उसके लिए हम 1 2 3 4 5 6 एम्पियर इस तरह से रीडिंग लेंगे सेम करंट पे। सो तब रीडिंग्स कहां आएंगी? ये वाला, और 2 और 20 यहां मिलेंगे, 3 और 30 यहां मिलेंगे, 4 और 40 यहां मिलेंगे। सो सब तब लाइन कैसी आएगी सर? इस तरह से। यस, सो उसकी स्लोप ज्यादा है, उसकी स्लोप ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो ये आपने एक फैन के लिए ड्रा किया था मान लिया, तो एसी का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी स्लोप भी ज्यादा होगी, उसकी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ और भी ज्यादा होगी माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ। सो लेट अस गेट started with that my dear students. So now let me change the slide over here and bring some of the questions for you out there based on the Ohm's law. Yes, so get ready to get started for these. ये प्रदीप पब्लिकेशंस की बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं my dear students. Yes, क्योंकि जनरली क्या माना जाता है कि प्रदीप की बुक के क्वेश्चंस टफ होते हैं। अब देखना है कितने आसान हैं। यस, देखो इससे ऊपर तो, इससे मुश्किल तो कहीं नहीं होता बोर्ड्स में और सीबीएसई एनटीएससी लेवल पे। यस, प्रदीप की बुक को प्रायर माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है, तो इसके क्वेश्चंस भी अब आप इजीली सोल्व कर पाओगे बेस्ड ऑन द कांसेप्ट्स दैट यू हैव लर्न। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द क्वेश्चन नंबर 1। यस, लेट अस राइट द ऑल द फार्मूलाज ओवर हियर फर्स्ट। हमने पढ़ा है तो सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। फिर हमने पढ़ा था कि सर I current flowing through a circuit is charge per unit time moving across a given cross sectional area of the conductor or resistor you can say. Then हमने पढ़ा V is equal to W by Q. Yes, work done per unit moving a charge through a given in between 2 points, that is the potential difference. So now सर एक चीज तो रह ही गई, 1 ohm को कैसे डिफाइन करेंगे? Yes my dear friends, how would you define resistance of 1 ohm? Sir, resistance is equal to V over I. Yes, so sir, when a current of 1 ampere moves through a circuit on application of 1 volt of potential difference, yes, then resistance of the circuit is said to be 1 ohm. Yes my dear friends, so एक सर्किट का रेजिस्टेंस 1 ओम या एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा अगर एक वोल्ट की बैटरी लगाने पे उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट चलता है। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट वाज वेरी इजी डेफिनेशन, आई थिंक not a big deal overall. So now let us get started with our questions, my dear students, starting with the first question. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? So Q is given to be 2 coulomb. Work done is being asked. Yes. So how to find that? Having a potential difference of 12 volt. V is given to be 12 volt. So that is very easy, my dear friends.
V is equal to W by Q. We already know, so W will be equal to Q into V, so 2 into 12, that means 24 joule, my dear students. Joule is the SI unit of work done. I hope it is quite clear to all of you. Not a big deal, quite an easy answer. So now let us move to the question number, please take a note of it. So now let us move to the question number 2. Have a look at this one also. Question number 2 says, an incandescent lamp of resistance 80 ohm. So resistance of the lamp is given to be 80 ohm. Okay. Draws a current of 0.75 ampere. I is given to be 75 by 100, means 0.75 ampere. Okay, sir. So find the line voltage. So V is to be found, my dear friends. We know that V is equal to IR. Yes, another formula that we have studied. V is equal to IR. Please remember this also. V is equal to W by Q also. Means W by Q is equal to IR. Please remember that. Yes. So now I is given to be 75 by 100 into R is given to be 80. Yes, everything is in SI units. So 0 cancel 0. 8 5s are 40. By 10, so it becomes 60 volt, my dear students. So yes, I think second question is also clear to all of you. That was very easy one. So now let us move to the third question of the day. So have a look at this question number 3. Yeah, okay. So question number 3 of the day, what does that say? So let us bring it over here. So question number 3, my dear friends, it says a current of 0.2 ampere, so I is equal to 0.2 ampere, flows through a conductor of resistance 4.5 ohm. R is 4.5 ohm. Okay. Calculate the potential difference at the ends of the conductor. ये आप पहले खुद करके देखिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए. यस, काफी इजी है, आप खुद भी कर सकते हो. आप नीचे जाते जाएंगे, बेटर क्वेश्चंस आते जाएंगे. So what is to be found? The potential difference at the ends of the conductor means V is to be found. That is equal to IR. I is 0.2 ampere. R is 4.5 ohm. So it will be equal to 90 by 100 means 0.9 volt, my dear students. I hope it is quite clear to all of you. Quite an easy one to solve that too. So now let us move to the question number next. That is question number 4. Have a look at this. A bulb of resistance 400 ohm, very easy, is connected to a 220 volt means. So V is equal to 220 volt. Calculate the magnitude of the current. So I is equal to V by R. Because V is equal to IR, hence I is equal to V by R. So both are in SI units. So V is 220, R is 400. Just wait, my dear students. छोड़ के नहीं जाना है, अभी पूरा सेशन देखना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में लेके आऊंगा इसके बाद. यस, 2 क्वेश्चंस कराएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है. सो नाउ जब आप इसको सोल्व करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस विल कम आउट टू बी 0.55 ampere. Yes, solving it you will get it done. So now I hope you have taken note of it. It was very easy and you will be solving a lot of questions that I have given you over here, my dear friends. So now let us move to the question number 5. A heater draws a current of 5 ampere. Okay, I is equal to 5 ampere when connected to 220 volt main supply. So 220 volt it is connected with. So calculate the resistance of its filament. Sir, we know that R is equal to V over I. So resistance will be equal to 220 by 5. Why this much easy questions are being asked? Yes, मैंने तो सोचा था कि प्रदीप की बुक में काफी टफ होंगे. ये तो बहुत इजी है भाई. देखो, क्योंकि किसी ने मुझसे बोला था कि सर प्रदीप की बुक के क्वेश्चंस ट्राई करवाया कीजिए, वो टफ होते हैं. देख लो भाई कितने टफ हैं. इससे अच्छा मैं अपने ही क्वेश्चंस दे देता कुछ. चलो अपने भी लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इतने सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि आपकी बुक में है ही नहीं और एग्जाम्स में आते हैं. यस, सो जस्ट वेट एंड वॉच. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 6. ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, पता नहीं है या नहीं. A part says how much current will be an electric bulb draw from 220 volt source. V is equal to 220. अरे ये भी बहुत बकवास क्वेश्चन निकला. If the resistance of the bulb filament is 1200 ohm, so resistance is given. So what will be I? Current will be equal to V by R, because V is equal to IR, I is equal to V by R. So what is V?
220 by R is 1200. So dividing it, we will be getting our answer. Solving it, you will get 0.18 ampere, my dear students, as is being given. Yes. So now let us move to the next question. So I hope it is quite clear to all of you. So part B says, part B of the same question says, how much current will an electric heater draw from a 220 volt source? So V is equal to 220 volt. If the resistance of the heater coil is 100 ohm, so R is given to be 100 ohm. So how much current it will draw? So I is equal to V by R again. So 220 by 100 and it becomes 2.2 ampere. बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है सर, कुछ अच्छा लेके आइए। चलिए कुछ अच्छा लेके आते हैं। एक बार ये 7th क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, दे रखा तो कर लेते हैं, प्रदीप का मान बच जाएगा, प्रदीप पब्लिकेशंस का। यस, सो नाउ last question says the potential difference between terminals of an electric heater is 60 volt. Okay, so V is given to be 60 volt. When it draws a current of 4 ampere, I is given to be 4 ampere. What current will the heater draw? Okay, ये अच्छा है क्वेश्चन। Yes. So now my dear friends, the potential difference between the terminals is 60 volt. Okay, और करंट है 4 एम्पियर। तो बताओ अगर मैं वोल्टेज को 120 वोल्ट कर दूं तो करंट कितना होगा? सर I इज इक्वल टू V बाई आर। तो कैसे करें सर, R तो है नहीं, तो या तो एक काम कर लो, ओम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई कर दो। सर वोल्टेज डबल हो गई यानी करंट भी डबल हो जाएगा। 4 2 जा 8 एम्पियर और 8 एम्पियर आंसर आ जाएगा सर। एक तो ओम्स लॉ से हो गया भाई। चलिए सर दूसरा तरीका बताइए। दूसरा तरीका है मैथमेटिकली। कैसे? पहले वोल्टेज कितनी थी सर? 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना था? 4 एम्पियर। ओके, तो रेजिस्टेंस कितना था? V ओवर I मींस 60 बाई 4 दैट इज 15 ओम। ओके सर, तो अब बोल रहा है अगर वोल्टेज 120 वोल्ट कर दी तो करंट कितना ड्रॉ करेगा? सो अब वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल कितना है? 120 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? वो तो उतना ही रहेगा सर, आप वोल्टेज कितनी बढ़ाते रहो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो R तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है। सो I कितना होगा सर? 120 by 15, it means 8 ampere. I hope it is quite clear to all of you. So now let us move to the next question, my dear friends. Have a look at this question. Yes, the question number next. और नोट कीजिएगा इसको सारे। ये मेरे पास एक ग्राफ है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से। ओके, इस तरफ V है, इस तरफ ग्राफ में V दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरफ I है। ओके सर, और यहां पे उसने अपने को 2 कंडक्टर दे रखे हैं। एक ये वाला है, ओके, ये कोई कार है, ओके सॉरी नॉट कार, मान लेते हैं कूलर है। ओके सर, और एक दूसरा है माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे। चलिए उसको भी अलग कलर में ले लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ इजीली। एक ये रेड वाला ले लेते हैं। ओके, सो एक ये वाला है और ये एसी है। ये क्या है? या फैन मान लो। ओके, एसी मान लेते हैं, मर्जी आपकी कुछ भी ले लो, इसको फैन मान लो। चलो भाई फैन मान लिया। सो आपको बताना है विच ऑफ कूलर और फैन विच हैव हायर रेजिस्टेंस। सर कूलर बड़ा सा होता है, फैन छोटा सा, तो कूलर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सर ऐसे नहीं, आप ग्राफ का यूज करके बताइए कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, कूलर का या फैन का। कम ऑन एवरीवन, पॉज कीजिए, टाइम लीजिए, सोचिए कि ग्राफ से कैसे बता सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए सुनिए ध्यान से। आई होप आपने सोच लिया, और चलिए बताते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। सर मैं देख पा रहा हूं यहां पे क्लियरली कि अगर मैं सेम वोल्टेज दोनों के लिए लूं तो इतनी ही वोल्टेज पे, इतने ही पोटेंशियल पे कूलर में तो करंट चलता है 10 एम्पियर, मान लेते हैं यहां पे 10 एम्पियर है, और सर फैन में करंट चलता है 50 एम्पियर। यानी सेम वोल्टेज अप्लाई करने पे, 100 वोल्ट मान लेता हूं, सेम वोल्टेज अप्लाई करने पे कूलर में चला ज्यादा या फैन में? सर फैन में करंट ज्यादा चला, तो यानी फैन का रेजिस्टेंस कम हुआ, यानी कूलर का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। तो यहां से पता चला रेजिस्टेंस ऑफ फैन इज
लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ कूलर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो एक तो तरीका ये है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक काम कर लीजिए, यहां पे चलिए ये वाला ले लेते हैं। यस, एक काम कर लीजिए कि इतने ही करंट को चलाने के लिए, मान लिया ये 20 एम्पियर करंट था, इसको चलाने के लिए फैन को तो जरूरत पड़ती है 20 वोल्ट वोल्टेज की, पोटेंशियल की। यस सर, और 20 एम्पियर ही चलाने के लिए कूलर को जरूरत पड़ती है 150 वोल्ट की। यस, यानी सर उतना ही करंट कूलर में चलाने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा एज कंपेयर टू फैन। तो फैन में करंट का चलना इजी है सर, यानी फैन का रेजिस्टेंस कम है कूलर से। ओके सर, दो तरीके हो गए। तीसरा बताइए। सो तीसरा तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी चीज का रेजिस्टेंस निकालना है तो वो टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। यस सर, सो थीटा फैन के लिए कम है और कूलर के लिए ज्यादा है। यस सर, सो टेंजेंट थीटा फैन के लिए कम है, कूलर के लिए ज्यादा है, यानी रेजिस्टेंस फैन के लिए कम है, कूलर के लिए ज्यादा है। तीन तरीके हो गए। अब बच्चे रट के चले गए, सर इतना इतना कौन सीखे, ये वाला ये तरीका सर कौन भी सीखे। हम तो ऐसे रट लेते हैं कि जो लाइन ऊपर होगी ना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जो लाइन ऊपर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जो नीचे उसका कम। फिर एग्जामिनर भैया ठहरे थोड़े से तेज दिमाग के, उन्हें तो सालों हो गए एग्जाम बनाते हुए, क्वेश्चन पेपर सेट करते हुए। तो क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन में उन्होंने डाल दिया कि भैया अब की बार ये सोल्व कर दो। क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन था, देखा देखा सा लग रहा था अपने बबलू को। देखो इस तरह से ये ड्रा कर दिया एग्जामिनर भैया ने, ये ड्रॉ कर दी। ओके सर, और यहां पे लिखा आई, यहां पे लिखा वी, और ऐसे ही बना दिया, ऐसे ही ये वाला कलर ले लेता हूं। ऐसे ही उन्होंने एक लाइन तो ऐसे ड्रॉ कर दी। ओके सर, और इस पे लिख दिया ए। ओके सर, और एक लाइन ये वाली ड्रा कर दी, कोई भी ले लो यार, एक लाइन ये वाली ड्रा कर दी, और इस पे लिख दिया बी। ओके सर, इस पे लिख दिया बी, और क्वेश्चन बोला कि बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का या बी का। अपने बबलू भैया रट के गए थे कि सर बी का, जो ऊपर हुआ उसका। उसने ये नहीं देखा कि अब की बार सर ने आई यहां पे ले दिया और वी यहां पे उल्टा कर दिया भैया। तो अब इसका क्या इलाज हो, वो ही इलाज होगा सर, रटना नहीं है। तो तरीका क्या है, तरीका तो बिल्कुल सिंपल है। मान लेते हैं जब यहां पे इतना करंट है माय डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं 10 एम्पियर करंट है ना इस तरफ। यस सर, सो 10 एम्पियर चलाने के लिए बी के थ्रू तो 20 वोल्ट पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। यस सर, और ए के थ्रू 10 एम्पियर ही चलाने के लिए 50 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कहां पे मुश्किल है करंट का चलना, सर ए में ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है उतने ही करंट को चलाने के लिए एज कंपेयर टू बी। यस, सो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी दिस टाइम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सर अब की बार वो वाला फार्मूला नहीं काम आएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। और सर रेजिस्टेंस थीटा तो अब की बार ए का कम है और बी का ज्यादा सर, तो ए का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए सर। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मींस आई बाय वी। यस, सो और जबकि वहां पे क्या था, जब यहां वी था यहां आई था वी ओवर आई, तो टेंजेंट भी पलट गया आपका। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन दिस केस इट इज आई बाय वी। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। या तो एक काम कीजिए, कोई करंट ले लीजिए, या फिर ऐसे ही कोई भी वोल्टेज ले लीजिए। मान लिया इतनी वोल्टेज ले लिया आपने 40 वोल्ट। सर 40 वोल्ट पे ए में तो करंट चल रहा है 5 एम्पियर, और सर 40 वोल्ट पे बी में करंट चल रहा है मान लेते हैं 20 एम्पियर। तो किस में करंट ज्यादा चल रहा है सेम वोल्टेज पे, सर बी में। तो किसका रेजिस्टेंस कम है, सर बी का। तो किसका ज्यादा है, ए का। आई होप आप सबने सेशन को एंजॉय किया माय डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो नाउ आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको चैप्टर को अपने रिवाइज करना है, उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको
इसके ज्यादा से ज्यादा ट्राई करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एंड आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस सेशन ए लॉट, एंड इफ दैट इज सो then please practice as much questions as you can. Please have a look at this. Yes, और अगर सेशन पसंद आया है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज काम आ सके माय डियर स्टूडेंट्स, अपना और कोई पर्पस नहीं है. यस, सो आई होप एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और कोई भी डाउट आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे. यस, वी विल हैव ए जूम मीटिंग ओवर देयर. मैं आपको बिल्कुल अच्छे से स्क्रीन का यूज करके, आपको मोबाइल ही यूज करना है बस. यस, वो काम मेरा है कि मैं कैसे नोटबुक पे आपको क्लियरली समझा रहा हूं. जैसे नोटबुक पे लिखा आता है वैसे आपकी स्क्रीन पे सब कुछ लिखा आएगा. यस, सो कोई भी डाउट है फील फ्री टू रीच आउट टू मी. हम जूम मीटिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कीजिए इसी नंबर पे. एवरीथिंग विल बी क्लियर. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. टिल देन रेजिस्टेंस के जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो उसके ऑन जला के ट्राई कीजिए, लेकिन रजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स अभी टच नहीं करने, वो नेक्स्ट सेशन के बाद करने हैं. सो बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट सेशन कमिंग वेरी सून. टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. बाय बाय ऑल ऑफ यू.